हेलो नमस्कार। दृष्टिकोण आईएएस के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव प्रकाश शर्मा। इस सेशन में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहां पे कई सारे फ्रीबीज उपलब्ध है, कई सारे नोट्स उपलब्ध है, कई क्वेश्चंस उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप निश्चित ज्वाइन कीजिए। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि इस सेशन में हम लोग क्या सब करने वाले हैं। तो पहला न्यूज जो होगा वो होगा नेशनल टूरिज्म डे का। दूसरा न्यूज है नेशनल वोटर्स डे का। तीसरा है एंटीक्विटी ऑफ आयरन रिपोर्ट लाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा है विवेक मिश्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो चाइना गए हैं और उसके बारे में क्या उनकी बातचीत होगी, क्या एजेंडा रहेगा, उस सब पे चर्चा करेंगे। इसके आगे है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी का जो है कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था दिल्ली में, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होगी। आईएनएस सर्वेक्षक जो कि सर्वेक्षण जहाज है, उसने मॉरिशस का हाल ही में सर्वेक्षण किया है। क्यों किया है, क्या किया है, इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के परेड के बारे में चर्चा करेंगे। जो मुख्य अतिथि आने वाले हैं प्रथम में कौन थे और क्या फैक्ट है उसमें बात करेंगे। भारत जो है दूसरा लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, लेकिन उसने केनिया से जो है सबसे ज्यादा टी मंगाया है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। माइकल मार्टिन जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं आयरलैंड के, उसके बारे में देखेंगे। और संजय बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, संजय नाम का एक वाहन सर्विलेंस सिस्टम को जो है इनॉग्रेट किया गया है कल के दिन रक्षा मंत्री के द्वारा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन के बाद जो है इस पे जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सेशन के अंत में जो है सभी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए सेशन में शुरू से अंत तक जरूर बने। और सेशन के बाद जो है इसके पीडीएफ से खुद से जो है सारे प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के डेट में करंट अफेयर हो चुका है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, करंट अफेयर का परसेंटेज वेटेज हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप प्रत्येक दिन का टारगेट बनाइए, प्रत्येक सेशन को कंप्लीट कीजिए। कम से कम 15 क्वेश्चन भी आपका अगर पर डे कंप्लीट हो रहा है तो ये भी एक अच्छा खासा जो है आपका कलेक्शन हो जाएगा करंट अफेयर का। चलिए पहला जो न्यूज है वो देखते हैं। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को जो है नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो भारत में पर्यटन की अपार क्षमताएं हैं। हम सब लोग जो है अपने लाइफ में कभी ना कभी पर्यटन से जुड़े हुए हैं, पर्यटन के लिए गए हुए हैं। सालाना कई सारे मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली जो भी हो, कहीं ना कहीं पर्यटन के लिए जाते ही हैं और उस पर्यटन को तीर्थ यात्रा भी कह देते हैं। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा भी क्या है, पर्यटन का ही एक भाग है। तो भारत जो है ऐसे कई सारे पर्यटन स्थल से भरा हुआ है और पर्यटन के फील्ड में जो है सबसे बड़ा आय का एक मजबूत स्रोत भी है। ठीक है, तो भारत के इनकम में पर्यटन का महत्व दिखाने के लिए, ठीक है, पर्यटन का क्या महत्व होता है उसके टूरिज्म को बताने के लिए जो है नेशनल टूरिज्म डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, आप लोग अयोध्या के बारे में काफी सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से वहां के लोकल लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है। पहले वहां पे ना मैकडॉवेल्स था, ना ट्रेंड्स वो मॉल वगैरह हुआ करते थे। आज जाके देख लीजिए वहां पे बड़े से बड़े जो है ट्रेंड्स वगैरह के मॉल हैं, पिज्जा हट है, मैकडोनल्ड्स है, तो सारे चीज वहां पे अवेलेबल है। और कंपनी वहीं पे खोलती है जहां के लोगों की इनकम होती है, जहां वो परचेज कर सकते हैं। आज जो है अमूमन सभी लोग जो है वहां पे बाइक और फोर व्हीलर्स खरीद रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पे जो है लोग पर्यटन को बढ़ावा मिला है राम मंदिर के कारण, सब लोग जा रहे हैं और इससे वहां के लोकल लोगों का इनकम जो है बढ़ रहा है। तो किसी भी देश के लिए, किसी भी स्थान के लिए, किसी भी राज्य के लिए पर्यटन एक मजबूत आय का स्रोत हो सकता है। और यदि खास करके हम लोग अपने बिहार की बात करें तो बिहार तो काफी सारे सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ है। बिहार का हर जिला अपने आप में पर्यटन केंद्र बनने के योग्य है, इसलिए पर्यटन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर्यटन के महत्व को ही बताने के लिए हर साल नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अभी है और जो मिनिस्टर साहब है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत।
ठीक है। अगर वर्ल्ड लेवल पे इस टूरिज्म की रैंकिंग का अगर अंदर ये देखें कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया रैंक्स, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक संस्था है टूरिज्म एंड ट्रेड काउंसिल, उसके द्वारा जो है रैंकिंग हर साल रिलीज की जाती है, जिसमें से भारत को जो है 32वां स्थान दिया गया है 119 देशों में। ठीक है, तो हर साल जो है टूरिज्म के फील्ड में जो है भारत का जो रैंकिंग है हर साल सुधरता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो स्थान है भारत की जो रैंकिंग है वो 39th रैंक है 119 देशों में। तो हर साल जो है क्या है, भारत की रैंकिंग टूरिज्म के मामले में सुधरती जा रही है, क्योंकि भारत में कई सारे सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण हो रहा है और सरकार भी जो है कई सारे कार्यक्रम चला रही है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कुछ कार्यक्रम है सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा कार्यक्रम, जैसे एक कार्यक्रम चलाया गया था प्रसाद, एक कार्यक्रम है हृदय, ठीक है, इसके अलावा जो है एक कार्यक्रम है देखो अपना देश, ठीक है। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह जी ने क्या किया था, भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है शुरू किया था, रणभूमि दर्शन ऐप। ठीक है, ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसमें दोनों ही चीजें शामिल है। पहला तो पर्यटन केंद्र को जो है बूस्ट करना, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना ताकि लोग वहां आ सके, रह सके, और दूसरा लोगों को प्रमोट करना, लोगों को जागरूक बनाना। तो जागरूक बनाने के लिए सरकार जो विभिन्न तरह के एप्स वगैरह लाती है, और अभी भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से 14 फरवरी से जो है भारत में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, और ये पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। कई सारे विदेशी पर्यटक जो है वहां भरे पड़े हैं, और ये आयोजन जो है 26 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो कुंभ अपने आप में अद्भुत है और अपने आप में पर्यटन का केंद्र है। तो कुंभ सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरह से कई सारे केंद्र है, कई सारे अपॉर्चुनिटी आती रहती है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो 25 जनवरी को जो है नेशनल टूरिज्म डे हर साल मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला न्यूज है नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल जो है नेशनल टूरिज्म डे के जैसे ही नेशनल वोटर्स डे जो है हर साल मनाया जाता है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ये टूरिज्म डे मनाया जाता है, लेकिन नेशनल वोटर्स डे मनाने का जो मेन रीजन है वो है ECI की स्थापना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ECI की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी को ही हुई थी। 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, और इस कारण से जो है प्रत्येक साल 25 जनवरी को ये नेशनल वोटर्स डे इसी कारण से, इस महत्व को दर्शाने के लिए, ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 25 जनवरी 1950 को, और इसी इंपोर्टेंस को दर्शाने के लिए हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ये कौन है, ये है ECI प्रमुख यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। ठीक है, ये जो आयोजन है नेशनल वोटर्स डे, ये हर साल, ये 2011 से मनाया जा रहा है। 2011 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, और इस बार का 2025 वाला जो है, 2025 वाला ये 15वां संस्करण। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 2011 से शुरू हुआ था और 2025 में यानी इस साल का जो ये नेशनल वोटर्स डे है ये 15वां संस्करण है। 15 साल से जो है ये मनाया जा रहा है।
ठीक है। अगर पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है, ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग के गठन और उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है, जो कि 15वां पार्ट से संबंधित है। ठीक है, तो इस साल जो है 2024 का साल निर्वाचन आयोग के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में ये जो हमारा जो कंट्री है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट को मना रहा है, वो है लोकसभा चुनाव जो है इस साल खत्म हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 जो है खत्म हुआ है, संपन्न हुआ है। और लोकसभा चुनाव 2024 सिर्फ एक आम चुनाव नहीं था, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक्सरसाइज था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक्सरसाइज था ये। क्योंकि अगर हम लोग डाटा की बात करें तो लगभग 99.1 करोड़ वोटर्स हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 99 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और इस 99 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर वाले देश में जो है आम चुनाव को करवा लेना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हालांकि बहुत सारे राजनेता जो है अपने अपने हिसाब से जब हार जाते हैं तो कुछ ना कुछ जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ये सिस्टम का हिस्सा है, ये चलता रहता है। और जो ईवीएम वगैरह का भी विवाद होता रहता है, तो ईवीएम के लिए भी कई बार जो है चुनाव आयोग की तरफ से हैकाथन वगैरह आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, चुनौती दी जाती है कि ईवीएम को हैक करके दिखाइए, और तब कोई भी राजनेता जो है वहां पे नहीं जाता। लेकिन पता नहीं इलेक्शन के बाद सबको क्या हो जाता है कि अपना जो दोस्त है वो निर्वाचन आयोग पे मरने लगते हैं। खैर, तो नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे इलेक्शन कमीशन के स्थापना को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इलेक्शन कमीशन के वर्तमान में जो कमिश्नर है राजीव कुमार है। 2011 से नेशनल वोटर्स डे मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और 2025 में ये 15वां संस्करण है। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग के गठन और उसके शक्तियों का वर्णन किया गया है, जो संविधान का 15वां पार्ट है। 2024 लोकसभा चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज था, और यही जो इस बार संपन्न हुआ है, तो एक इवेंट ये भी जुड़ रहा है, एक उपलब्धि निर्वाचन आयोग के लिए ये भी जुड़ रही है। ठीक है, तो नेशनल वोटर्स डे, चलिए आप नोट्स बना लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है एंटीक्विटी ऑफ आयरन, रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु, ऑथर्ड बाय के राजन और के श्रीनाथन। तो तमिलनाडु सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है। तमिलनाडु सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है। तमिलनाडु के जो अभी वहां के सीएम है एमके स्टालिन। ठीक है, रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि चौथी बीसी शताब्दी में के फर्स्ट क्वार्टर में जो है लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। लोहे का उपयोग शुरू हो गया था और ये उपयोग तमिलनाडु के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, साउथ इंडिया के से प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र किया गया है। इससे राज्य सरकार ने अपने स्तर से कई जांचें करवाई है और उसके आधार पे जो है ये के राजन और आर शिवानाथन ने जो है अपनी रिपोर्ट जारी की थी, सरकार को सौंपी और सरकार ने इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया। ठीक है, यानी इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3500 साल पहले लोहे का दक्षिण भारत में उपयोग होता था। उपयोग होता था। ठीक है, इस बात पे जिक्र किया गया है कि 3500 साल पहले लोहे का दक्षिण भारत से उपयोग शुरू हुआ है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि क्या लौह युग जो है दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ है पूरी दुनिया में? तो इस पे अभी रिसर्च करना बाकी है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने स्तर से जो जांच करवाई उस पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। ठीक है, तमिलनाडु को जो सीएम है वो है एमके स्टालिन।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, विवेक मिश्री जो है चाइना जा रहे हैं, तो विवेक मिश्री आखिर है कौन? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अभी विदेश मंत्री कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो तुरंत आप बता दीजिएगा। विदेश मंत्री कौन है? हमारे एस जयशंकर साहब। ठीक है, विदेश मंत्री होने से पहले वो क्या थे? विदेश सचिव थे, तो उनका पोस्ट खाली हुआ। तो अभी वर्तमान में जो विदेश सचिव हैं, ठीक है, विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव हैं हमारे विवेक मिश्री साहब। ठीक है, मिश्री हैं, लेकिन मिश्री जैसे बोलते नहीं है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैट जाने जाते हैं, और जो एस जयशंकर साहब के जाने से जो कमी वहां पे उपलब्ध हुई थी, वो क्रिएट हुई थी, उसको विवेक मिश्री साहब ने पूरा किया है, भर दिया है। और ये भी एस जयशंकर के लेगेसी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनके भी कई कूटनीतिक जीत है। ये जो चाइना जा रहे हैं, ठीक है, चाइना में बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे पहला तो इश्यू है वीजा प्रॉब्लम हो रहा है। जो जर्नलिस्ट है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, उनको वीजा नहीं मिल रहा है, वीजा मिलने में डिफिकल्टी आ रही है, उस पर चर्चा होगा। दूसरा, डायरेक्ट फ्लाइट जो कोरोना काल से बंद है दोनों देशों के बीच में, ठीक है, वो शुरू करवाने की बात की जाएगी, जो मेन एजेंडा है। इसके अलावा जो मानसरोवर की यात्रा होती है उसको रेज्यूम किया जाएगा, मानसरोवर यात्रा को। ठीक है, नेक्स्ट, जो चाइना एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और उस पे बातचीत की जाएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनाया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भारत का वो इलाका, अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो है, खतरे से वो हमेशा वो जूझता रहेगा, क्योंकि चाइना के पास पूरे पानी का कंट्रोल हो जाएगा। तो उस सब सिलसिले पे भी बात की जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है यारलुंग जांगबो कहते हैं चाइना में। ठीक है, चलिए, तो विवेक मिश्री कौन है? अभी वर्तमान में विदेश सचिव हैं। विदेश मंत्री कौन है? हमारे एस जयशंकर साहब हैं। चाइना में जा रहे हैं। मेन एजेंडा इनका क्या है? वीजा प्रॉब्लम, डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया चाइना के बीच में करवाना, मानसरोवर यात्रा को रेज्यूम करना, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बन रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे, उस पे जो इंडिया का कंसर्न है उसको चाइना के सामने रखना। तो ये पिछले कुछ दिनों से ही देखा जा रहा है, ब्रिक्स समिट से ही देखा जा रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच जो दूरियां थी वो कम हो रही है। एलएसी को लेकर के भी कई बार बातचीत हो चुकी है। मोदी जी और वहाँ के जो मुखिया हैं चाइना के, उनसे भी बातचीत हुई थी कि जो एक इंसिडेंट हुआ था, क्लैश हुआ था, उस इंसिडेंट से पहले वाली जो स्थिति थी उसको बहाल किया जाए। तो अच्छी है कि एशिया में अगर विकास करना है तो चाइना को भी जो है अपनी बदमाशियां छोड़नी पड़ेगी, और उसको भी सबका साथ सबका विकास में सहयोग करना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ भारत के भीतर के लोगों के लिए नहीं, भारत के बाहर के लोगों के लिए भी है, हर देश के लिए नारा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी। ठीक है, तो ये नेशनल वोटर्स डे का ही हिस्सा है, क्योंकि ईसीआई का जो है जन्मदिन है आज 25 जनवरी को। क्या है? ईसीआई का जन्मदिन है, और उसी सिलसिले में जो है 13 देशों के सदस्य जो है 13 देशों के सदस्य इस मीटिंग में शामिल होंगे, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सभी देशों के जो है प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक एक्सरसाइज को खत्म कर लिया है। ये लोकतांत्रिक एक्सरसाइज क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक्सरसाइज, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, क्या था? लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक्सरसाइज था, क्योंकि हमारे पास 99 करोड़ वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और उनसे वोट करवा करके कोई इलेक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। तो एसीआई के जो इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं वो राजीव कुमार है। अगला देखते हैं आईएनएस सर्वेक्षण सर्वे मॉरिशस। ठीक है, आईएनएस सर्वेक्षक के द्वारा जो है मॉरिशस का सर्वेक्षण किया गया। तो सबसे पहले हम आईएनएस सर्वेक्षक के बारे में जानते हैं। सर्वेक्षक क्या है? एक सर्वेक्षण जहाज है जो सर्वेक्षण करता है।
ठीक है, रिसर्च करता है पानी के नीचे क्या स्थितियां हैं, नई स्थितियां हैं, कितना लेयर है जमीन का, क्या ऊंचाई है, क्या गहराई है, इस सब का जो है सर्वेक्षण करता है ये जहाज। इस जहाज का नाम है आईएनएस सर्वेक्षण। ये भारत जो है मेनली हाइड्रोग्राफिक डाटा के सर्वे के लिए रखा हुआ है, हाइड्रोग्राफिक डाटा। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक डाटा क्या होता है, तो जैसे जो लेयर है जमीन का, ठीक है, सपोज दैट कि ये यहाँ पे पर्वतनुमा संरचना है, यहाँ पे खाई हैं और इस तरह से जमीन है, और ये सारा जो है क्या है, पानी है, ऊपर में जो है आपका सर्वेक्षण जा रहा है। तो ये सोनार बीम की सहायता से जो है पूरा मानचित्र बनाता है कि यहाँ पे कितनी हाइट पे है, कि क्या गहराई है, क्या लेयर्स है। ठीक है, इसका पूरा सर्वेक्षण करता है, पूरा डाटा तैयार करता है कि कितनी गहराई है, क्या स्थिति है पानी के नीचे की, उसका पूरा मानचित्र तैयार करता है। तो किसी भी देश के मैरीटाइम को सिक्योर करने के लिए, उसके जलीय सीमा को सुदृढ़ करने के लिए, उसके जलीय अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, वहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ जरूरी होता है। ठीक है, तो मॉरिशस सरकार ने जो है भारत से मदद मांगी थी, तो भारत ने जो है आईएनएस सर्वेक्षण से ये पूरा का पूरा मानचित्र बनाया है मॉरिशस का, और मॉरिशस के राष्ट्रपति को सौंप दिया है। ठीक है, मॉरिशस के राष्ट्रपति को सौंप दिया है। मॉरिशस के राष्ट्रपति अभी कौन है, मॉरिशस, ठीक है, धर्मवीर गोखोल, ठीक है, और नवीन राम गुलाम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति को ये सारा का सारा हाइड्रोग्राफिक डाटा, इसको हाइड्रोग्राफिक डाटा कहते हैं, हाइड्रोग्राफिक डाटा जो है सौंप दिया गया है। ठीक है, क्यों हाइड्रोग्राफिक डाटा सौंप दिया गया है, क्योंकि ये देश जो है क्या करेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, जो जलीय इंफ्रास्ट्रक्चर है, जलीय संरचना है, ताकि वहां पे अब टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सके। ठीक है, और भी जो जैसे फिशिंग एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहां पे कर सके अच्छे से। इसके लिए पहले क्या चाहिए, मैप चाहिए कि मेरा बाउंड्री कहाँ तक है, और उस बाउंड्री में जल के भीतर क्या क्या है, पहाड़ है कि खाई है कि क्या है। ठीक है, उसके लिए चलिए, तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है, मेडागास्कर में है। ठीक है, सॉरी, इंडियन ओशियन में स्थित है। पोर्ट लुइस जो है क्या है, इसका कैपिटल है मॉरिशस का। प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम और प्रेसिडेंट धर्मवीर गोखोल है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। 76वां रिपब्लिक डे जो है मनाया जाने वाला है 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को जो है हम लोग गणतंत्र हुए थे, हमारा संविधान जो है पूर्णतः लागू हो गया था। इसमें क्या है, इस परेड में खास बात, तो सबसे पहले हमारे जानने लायक क्या है कि चीफ गेस्ट कौन होंगे। चीफ गेस्ट होंगे प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन होंगे, प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, और आपको जानकर हैरानी होगी, जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, प्रथम गणतंत्र दिवस, ठीक है, प्रथम गणतंत्र दिवस को भी जो है चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे। ठीक है, चीफ गेस्ट क्या थे, इंडोनेशिया के ही थे। ठीक है, सुकर्नो प्रेसिडेंट थे, सुकर्नो। ये प्रथम फर्स्ट गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था उसमें भी चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के थे, और 26 जनवरी को इस साल जो मनाया जाएगा, इस साल भी गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के ही होंगे। ठीक है, इंडोनेशिया क्यों है इतना खास हमारे लिए, क्योंकि भारत जो है, भारत पहला देश था, भारत प्रथम देश था जिसने इंडोनेशिया के आजादी को मान्यता दे दी। ठीक है, मान्यता दी थी। ठीक है, 1940 में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है एशियन कंट्री में।
एशियान में ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, इंडोनेशिया जो है एशियान कंट्री में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, और पहला देश था भारत जिसने इंडोनेशिया का जब आजादी हुआ था 1940 में, तब भारत ने मान्यता दी थी इंडोनेशिया को। ठीक है, प्रथम में भी वही था, और नेक्स्ट वाले इस साल जो होने वाला है उसमें भी प्रबोध सुबियांतो इंडोनेशिया के ही रहेंगे। ठीक है, इंडोनेशिया के तरफ से 352 मेंबर का एक बैंड जो है इस परेड में सम्मिलित होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जब परेड हो जाएगा, जब गणतंत्र दिवस हम लोग मना लेंगे तो एक अलग वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारी झांकियां होती हैं जिसके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना काफी जरूरी होता है। वैसे कुछ कुछ जो डाटा आया है अभी तक का, डीआरडीओ की जो झांकी होगी वो रक्षा कवच के नाम से होगी, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सब चीज को याद रखना है। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन होंगे, इंडोनेशिया के प्रबोध सुबियांतो होंगे। पहला जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें भी इंडोनेशिया के ही चीफ गेस्ट थे, सुकर्नो थे। भारत पहला देश था जिसने इंडोनेशिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी थी, इंडोनेशिया के आजादी को, इसलिए भारत भी इंडोनेशिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एशियान कंट्री में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है इंडोनेशिया है। ठीक है, इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा कि डीआरडीओ का जो झांकी होगा गणतंत्र दिवस परेड में वो रक्षा कवच के नाम से है। ठीक है, चलिए, तो इस पे एक अलग से वीडियो आएगा कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली जो है रिपब्लिक डे के फैक्ट्स को लेकर के। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। ठीक है, चाय के उत्पादन में जो है, चाय के उत्पादन में भारत जो है क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, और चाइना जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है केनिया का। ठीक है, केनिया का एक्सपोर्टर बन गया, तो केनिया से इसने चाय मंगवाई है उसका अपना, क्योंकि इंडिया का जो टी मार्केट है वो शिफ्ट कर रहा है, और इसी जो चेंजिंग ट्रेंड्स है उसके हिसाब से भारत ने जो है केनिया से जो है चाय मंगवाई है, केनिया से चाय का जो है इंपोर्ट किया है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है केनिया से। ठीक है, केनिया से जो है भारत को ये चाय मंगवाई गई, भेजी गई है। ठीक है, तो अब क्या है, थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में चाय को बिजनेस को कंट्रोल करने वाला क्या है, टी बोर्ड है। ठीक है, टी बोर्ड, इसका गठन जो है, स्थापना टी बोर्ड का 1954 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। ठीक है, चलिए, तो आसाम में जब अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ था वहीं से जो है फर्स्टली ये चीन का ये चाय का शुरुआत माना जाता है, चाय के बिजनेस का शुरुआत माना जाता है भारत में। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, क्योंकि केनिया से जो चाय आ रही है वो काफी सस्ती है इंडियंस के मुकाबले, भारत में निर्मित चाय के मुकाबले, तो उसके हिसाब से भारत सरकार जो है और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रही है, क्योंकि अभी आसाम वगैरह के इलाके में जो है जो चाय के बागान से वहां पे काफी कुछ लॉसेज हुई है, जिसके कारण जो है उत्पादन में भी कमी देखी गई है। तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है केनिया से चाय मंगवा रही है। ठीक है, चाय के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा पोजीशन पे है पूरी दुनिया में, और चीन जो है पहला पोजीशन पे है। इसके साथ ही भारत जो दूसरा पोजीशन पे है, जितना चाय उत्पादन करता है उसका 60% खुद ही कंज्यूम करता है। ठीक है, मतलब उत्पादन भी सबसे बड़ा है और जो खपत करने वाला देश भी जो है खुद ही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, माइकल मार्टिन क्या है, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आयरलैंड कहाँ है, आप देख सकते हैं कि जस्ट यूनाइटेड किंगडम के पास ही जो है ये आयरलैंड का पूरा इलाका है। ठीक है, आयरलैंड का पूरा इलाका है, एक तरफ आयरिश सी है और एक तरफ अटलांटिक ओशियन है, तो इस चीज को याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, कॉर्क जो है कैपिटल है। ठीक है, तो और माइकल मार्टिन जो है इसके प्रधानमंत्री बनाए गए, अभी नवनियुक्ति हुई है इनकी। चलिए अगला देखते हैं, संजय बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है, तो एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह क्या किया, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, बैटलफील्ड यानी कि युद्ध भूमि, लड़ाई वगैरह चल रही है, जो बॉर्डर्स एरिया है, जो लड़ाई का मैदान है, वहां से डाटा को कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो एरियल थ्रेट हो, आसमान से कोई थ्रेट आ रहे हो, या फिर हमारा बॉर्डर कोई ट्रेस पास कर रहा हो, तो उस सारे डाटा को एकत्रित करने के लिए जो आप गाड़ी देख रहे हैं यही सर्विलांस सिस्टम है। इस पे आप रडार वगैरह आप देख रहे होंगे, ये सारे इक्विपमेंट्स देख रहे होंगे, ये फुल्ली लोडेड ऑटोमेटिक जो है सर्विलांस सिस्टम है। ये जितने भी सिग्नल्स आएंगे, चाहे एयर के माध्यम से हो, बॉर्डर्स के माध्यम से हो, जमीन के माध्यम से हो, इसका जो सर्विलांस सिस्टम है सारे डाटा को एकत्रित करेगा, एक करेगा और उसको आर्मी के कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाएगा। उस डाटा में से छांटेगा क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, और इस तरह से पूरे युद्ध के मैदान का एक उन्नत मैप बनाया जा सकता है, जो हमारे आर्मी को लड़ने के लिए जो है काफी इसे सुविधा मिल जाएगी। तो इस सारा सेंसर से लेस जो ये गाड़ी है, यही इसी का नाम रखा गया है संजय, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। इसको बनाया है किसने, तो इसको BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी ने बनाया, भारतीय सेना ने मिलकर बनाया है। ठीक है, खासियत क्या है, क्योंकि ये इंडिजियसली बना हुआ है। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है, क्योंकि मोदी जी का विजन है कि डिफेंस के फील्ड में हम लोग आत्मनिर्भर बने, हम लोग किसी से भी कोई सामान परचेज नहीं करेंगे, ये उनका एक लॉन्ग टर्म विजन है। और इस गाड़ी को जो बनाया गया है, सर्विलांस सिस्टम को जो बनाया गया है, वो स्वनिर्मित बनाया गया है, स्वदेशी तकनीक से बनाया गया। ठीक है, हमारे अपने तकनीक से स्वदेशी तरीके से इसको बनाया गया, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और कई बार मैंने करंट अफेयर की चर्चा के दौरान बताया है कि राजनाथ सिंह ने 2025 को क्या किया है, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। ठीक है, सुधार का दिवस। तो आप देख रहे होंगे कई सारी नई चीजें को जो है इंक्लूड किया जा रहा है, और 26 जनवरी का परेड जो होगा उसमें भी उम्मीद है कि कई सारी नई चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया है। अभी हाल ही में जो है 15 जनवरी को क्या हुआ था, आर्मी डे मनाया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन KM करियप्पा जो है क्या किए थे, वो कमांडर इन चीफ बनाए गए थे इंडियन आर्मी के। तो उन्हीं के याद में 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन इससे भी खास बात क्या था कि उस परेड में जो है रोबोटिक डॉग्स का यूज किया गया था। ठीक है, 100 से ज्यादा रोबोटिक डॉग्स जो है उस परेड में देखे गए थे। ठीक है, और रोबोटिक डॉग्स बड़े खतरनाक होते हैं, उस पर जब गन माउंट कर दिया जाता है तो हर जगह जो है लड़ने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए, बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम जो लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री के द्वारा, उसका नाम क्या है, संजय है। ठीक है, इसको बनाया किसने है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। ठीक है, संजय इसका नाम है। 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया है और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, इस आर्मी डे में, इस आर्मी परेड में रोबोटिक डॉग्स का यूज किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। अब जो है इस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला जो प्रश्न है, इंडियन टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इंडियन टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, भारत में जो कई सारी योजनाएं हैं, प्रसाद, हृदय निधि, देखो अपना देश स्वदेशी, ठीक है, कई सारी योजनाएं हैं। नेशनल वोटर्स डे भारत में कब मनाया जाता है, तो नेशनल वोटर्स डे भी भारत में मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को ही क्या हुआ था, 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ECI की स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयोग का मुखिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस वर्ष से काम करना प्रारंभ किया है, यानी एक तरह से स्थापना कब है इसका, 1950 में, 1950 में, 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, 2025 में होने वाला नेशनल वोटर्स डे का कौन सा संस्करण है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कब से प्रारंभ है, तो 2011 से ये मनाया जाता है और इस बार का जो है 15वां संस्करण है, ये 2025 वाला 15वां संस्करण है नेशनल वोटर्स डे का।
ठीक, चलिए अगला देखते हैं, कौन से राज्य सरकार ने एंटीक्विटी ऑफ आयरन नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है एंटीक्विटी ऑफ आयरन नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें क्या है कि 3500 साल पहले जो है लौह युग का प्रारंभ हो गया था और ये लौह युग का शुभारंभ तमिलनाडु से ही हुआ था, साउथ इंडिया से ही हुआ था। इससे संबंधित जो रिसर्च किए गए हैं उसी का रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया है। तमिलनाडु का जो सीएम है, क्या नाम है इसका, MK स्टालिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। तो वर्तमान में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विक्रम मिस्री हैं। ठीक है, एस जयशंकर साहब जो है विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिस्री। अमित शाह जानते ही हैं कि गृह मंत्री हैं। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का आयोजन कहां किया गया था। तो कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का आयोजन जो है ये किया गया है नई दिल्ली में, और ये भी नेशनल वोटर्स डे का ही पार्ट है, क्योंकि इस दिन जो है इलेक्शन कमीशन का काफी सारा आयोजन रहता है, तो उसी में ये चीज भी इंक्लूडेड है। इसमें 13 देशों के प्रतिनिधि जो है भाग लिए हैं और अपना अपना विचार प्रकट किए हैं, क्योंकि भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, लोकतंत्र का महापर्व और सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व का आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत के आईएनसी सर्वेक्षण ने हाल ही में किस देश का सर्वेक्षण किया था। ठीक है, तो जो सर्वेक्षक जहाज है उसने किसका सर्वेक्षण किया है, मॉरिशस का। ठीक है, मॉरिशस का जो भी पानी से जल से रिलेटेड डाटा है वो वहां के राष्ट्रपति को सौंपा है। तो मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है, धर्मवीर गोखोल। ठीक है, और पीएम कौन है, नवीन राम गुलाम। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो गणतंत्र दिवस परेड में जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया। प्रबोध सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रथम गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था। तो फर्स्ट जो रिपब्लिक डे का परेड हुआ था उसमें भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, सुकर्नो इनका नाम था। याद रखिएगा, सुकर्नो इनका नाम था, इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे और सुकर्नो नाम था इनका। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो चाय के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, और चाइना का जो है क्या है, चाइना अभी नंबर 1 पे है। ठीक है, चलिए केनिया से एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट। श्री माइकल मार्टिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो श्री माइकल मार्टिन को जो है आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आयरलैंड क्या है, एक यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, यूरोपीय कंट्री है, जस्ट यूनाइटेड किंगडम के बगल में है, आप मैप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला संजय क्या है। एक मिसाइल है, एक शिप है, एक फाइटर प्लेन हो, या युद्ध निगरानी प्रणाली है। ठीक है, तो ये क्या है, युद्ध निगरानी प्रणाली आ जाएगा, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम आ जाएगा ये। ठीक है, इसमें कई सारे सेंसर लगे हुए हैं जो एयर से, लैंड से, कहीं से भी थ्रेट होगा उसका सिग्नल्स जो है यूनिफाइड करता है, एक जगह एकत्रित करता है, उसको कंप्यूट करता है और आर्मी कमांड सेंटर तक पहुंच जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत में आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में आर्मी दिवस जो है 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी के दिन ही KM करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया गया था, आर्मी की कमान उनको सौंपी गई थी। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधार का वर्ष घोषित किया है। ये कई बार न्यूज में आता है, हर 2 दिन पे ये न्यूज में आता है, इसलिए इसको याद ही कीजिएगा, रट लीजिएगा। 2025 को जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया गया था। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 2025 को सुधार का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका जो PDF होगा आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा और सेशन कंप्लीट करने के बाद खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।